नमस्कार साथियों, नवनीत डीजे रिपेयरिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं एक और वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूं, जिसमें हम स्ट्रेंजर पीबीटी 501 एम्पलीफायर के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। सर्किट कैसे काम करता है और अलग अलग जो उसके सेक्शन है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक भी करना। पिछली बार जो मैंने आपको वीडियो डाली है 801 की, आप लोग वीडियो देख के चले गए लेकिन लाइक और शेयर नहीं करके गए। अगर आप लोग लाइक और शेयर करोगे ना तो उसी तरीके से मैं आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस इसके ऊपर डालने वाला हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट ये है। देखो, मेरा टारगेट किसी को मतलब गलत वो करना नहीं है, और ना ही सभी लोगों को ये है कि सभी लोगों को मैं सिखा दूँ और आप लोगों का कहीं बिजनेस के ऊपर वो प्रभाव पड़े, वैसा नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों का जो नॉलेज है और इनक्रीज़ हो, और जैसे जैसे आप लोग इन चीज़ों के ऊपर आगे पार कर जाते हो तो उसके बाद में अगर आप लोग ट्रेनिंग करने के लिए आते हो तो वो बेस्ट रहेगा। आपको पता है कि ऑफलाइन ट्रेनिंग भी चलती है, और अगर जो भी स्टूडेंट मेरे यहाँ पे आते हैं, अगर जिनको पहले नॉलेज नहीं होता, अगर उस टाइप के लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो मुझे भी परेशानी होती है और उनको भी परेशानी होती है। और आपको पता है कि बाद में वो कितनी प्रशंसा करते हैं पब्लिक पैलेस में जाने के बाद में, है ना। तो इसलिए मैंने ये चीज़ें डायरेक्टली शुरू करी है कि जो लोग ट्रेनिंग के लिए आएँ तो वो कम से कम 250 वाट 500 वाट या जो स्ट्रेंजर के एम्पलीफायर है ना, और 2K2 ये यहाँ तक के जो सिंगल और ड्यूल सप्लाई के जो एम्पलीफायर है यहाँ तक वो क्लियर होके आए। तो उसके बाद में अगर जो आगे क्लास H वगैरह के जो एम्पलीफायर है ना, उनमें या कुछ उनके कुछ नॉलेज जो ना समझ में है वहाँ तक फिर अगर वो क्लास करने के लिए आएंगे तो मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा। और अगर आप लोगों को स्ट्रेंजर वगैरह के एम्पलीफायर में दिक्कत आती है तो ये वीडियो अगर आपने देख ली तो मुझे लगता है कि आपको स्ट्रेंजर के एम्पलीफायरों में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जो भी आज तक आपको समस्या में आप उलझ रहे थे वो सब समस्याएं आपकी हल हो जाएगी। मेरी उम्मीद से आपको ऐसी वीडियो आज तक यूट्यूब पे कहीं नहीं मिली होगी। और जो लोग समझदार है वो तो यस करेंगे, बाकी देखो अपनी अपनी मर्जी जो भी है। तो शुरू करते हैं साथियों, किस प्रकार से स्ट्रेंजर कंपनी ने का जो एम्पलीफायर इतना फेमस हुआ और किस प्रकार से इन्होंने इस सर्किट को बनाया कि आउटपुट के अंदर 5200 ट्रांजिस्टर यानी कि NPN ट्रांजिस्टर लगा के कैसे इन्होंने दोनों तरफ पॉजिटिव सप्लाई और नेगेटिव सप्लाई की ओर वर्किंग कराया। सारी चीज़ हम लोग बारीकी से जानेंगे। तो चलो करते हैं शुरू। देखिए साथियों, पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा रखा है ये आउटपुट सेक्शन। आउटपुट सेक्शन के अंदर किस प्रकार से ये ट्रांजिस्टर वर्किंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे दिखाएगी। मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा, क्योंकि समझाते हैं उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग करवाने के लिए थोड़ा सप्लाई जो कई बार जो मैं डायग्राम बनाता हूँ ना तो उनको उल्टा सीधा भी करता हूँ कि जिससे लोग जो प्रैक्टिकल करने वाले लोग हैं उनको थोड़ा कन्फ्यूजिंग में भी डालना पड़ता है भी क्या ये चीज़ को वो पहचान पाते हैं कि नहीं पाते। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको आउटपुट सेक्शन का एक आसान तरीके से बताता हूँ कि देखिए, ऊपर की साइड में मैं यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई लेके और नीचे की साइड में नेगेटिव सप्लाई लेके जो ये कंपनियों ने ट्रांजिस्टर लगाए होते हैं, इन ट्रांजिस्टरों को दोनों ही तरफ हम लोग जानते हैं कि 5200 ट्रांजिस्टर क्यों लगाए हैं। इसके अंदर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं सीरीज में। किस प्रकार से देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे जो NPN ट्रांजिस्टर लगाया गया है, इस प्रकार से जो NPN ट्रांजिस्टर यहाँ पे यूज किया गया है उसको डायरेक्ट पॉजिटिव सप्लाई से लगा दिया, एमीटर के ऊपर रेजिस्टेंस लगाई और ये आउटपुट के लिए इन्होंने जोड़ दिया। यहीं पे जो सेकंड जो ट्रांजिस्टर है उसको भी हम लोग अगर देखेंगे तो यही 5200 हुआ। ये कलेक्टर इधर, एमीटर इधर, इसके ऊपर रेजिस्टेंस लगाया और इन्होंने नेगेटिव के साथ में जोड़ दिया, और जो कलेक्टर है इसको इन्होंने जोड़ दिया यहाँ पे। तो इसमें कुछ अगर आप लोग देखोगे, इधर माइनस सप्लाई है, इधर प्लस सप्लाई है। दोनों आउटपुट में लगने वाले जो ट्रांजिस्टर है वो किस प्रकार से लगे हुए हैं, आपस में सीरीज में लगे हुए हैं। यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ पे पावर सप्लाई है ना, पॉजिटिव सप्लाई इसके कलेक्टर पे आई, एमीटर से आउट हुआ और इसका कलेक्टर वो एमीटर के साथ में जुड़ गया, और यहाँ जब हम देखते हैं तो माइनस की तरफ ये ट्रांजिस्टर का एमीटर जुड़ गया। तो इस प्रकार से सीरीज में लगे होते हैं। जब अगर हम किसी भी एम्पलीफायर के अंदर
आउटपुट के ट्रांजिस्टर को सीरीज में लगा देते हैं तो वहाँ पे जो आउटपुट का जो ट्रांसफार्मर रहता है ना, पुश पुल ट्रांसफार्मर, जैसे मैंने 801 में मैंने आपको समझाया था, तो जो पुश पुल ट्रांसफार्मर रहता है उस पुश पुल ट्रांसफार्मर की आवश्यकता खत्म करने के लिए ये जो आउटपुट के अंदर सीरीज में ट्रांजिस्टर लगाए होते हैं। इस तरीके से जो सीरीज में ट्रांजिस्टर लगे आते हैं उस सेक्शन को या उस सर्किट को साथियों बोला जाता है सिंगल एंड पुश पुल एम्पलीफायर, जिसके अंदर आउटपुट के ट्रांसफार्मर की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अभी आप लोग कहोगे कि आउटपुट के ट्रांसफार्मर की आवश्यकता समाप्त कैसे हुई, स्ट्रेंजर में तो आउटपुट में ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है। जो स्ट्रेंजर में ट्रांसफार्मर लगा रहता है उसकी जो टैपिंग रहती है वो दो तरफ बंटी हुई नहीं रहती, उसमें सिर्फ एक ही तरफ ऐसे लगा हुआ रहता है कि उसका एक सिरा ग्राउंडिंग और दूसरी तरफ ये आउटपुट के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। ये यहाँ पे ग्राउंडिंग और ये ट्रांसफार्मर से होते हुए ये दोनों साइडों के आउटपुट से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब इस ट्रांसफार्मर का काम क्या है, इम्पीडेंस मैच करने के लिए 2 ओम 4 ओम है ना, कॉमन 70 100 ये जो है इम्पीडेंस है, इसको मैच करने के लिए यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर है जो डाला जाता है। बाकी ये जो ट्रांसफार्मर ये पुश पुल का काम नहीं करता है। अगर आप इस ट्रांसफार्मर के डायरेक्ट इधर वाली साइड से भी अगर आप वायर लगा दोगे तो भी साउंड है जो क्लियर आएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके अंदर ये है कि अगर आपने 2 ओम पे या 8 ओम पे इस तरीके से बजाते तो वो वाली चीज़ इसके अंदर नहीं रहेगी। और इसके अंदर 2 और 4 ओम का जो यहाँ पे डिवाइडेशन किया उसके लिए यहाँ पे आउटपुट का ट्रांसफार्मर लगाना जरूरी है। अभी मैं आपको पहले आउटपुट लाइन यहाँ पे बता देता हूँ। मैंने इधर ऊपर वाली साइड में माइनस सप्लाई लगाई हुई है, जो माइनस सप्लाई सारे ट्रांजिस्टरों के कहाँ पे जा रही है, एक एक रेजिस्टेंस लग के एमीटर के ऊपर सारे ट्रांजिस्टर ये पैरेलल में लगे हुए हैं। आप ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पे 5 ही ट्रांजिस्टर लगाए हैं जिसमें तो 6 लगते हैं। समझने के लिए चाहे हम 2 ट्रांजिस्टर से समझ जाएं, चाहे हम 4 से समझ जाएं, चाहे 5 से समझ जाएं। ओके, तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लगाए गए कि सभी के ऊपर एमीटर पे रेजिस्टेंस लगी है, नेगेटिव सप्लाई एमीटर पे जाएगी। ट्रांजिस्टर का सिद्धांत होता है कि अगर एमीटर पे सप्लाई देते हैं तो ऑटोमेटिक बेस पे आ जाती है, अगर बेस पे देते हैं तो एमीटर पे चली जाती है, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो होता है वो बेस टू एमीटर फॉरवर्ड बाइस होता है और बेस टू कलेक्टर रिवर्स बाइस होता है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि एमीटर वाली सप्लाई ऑटोमेटिक आपको बेस पे भी शो होगी। बेस के ऊपर यहाँ पे 4.7 का रेजिस्टेंस है, सभी की बेस यहाँ पे जुड़ी रहती है, यहाँ से चला जाते हैं ड्राइवर सेक्शन के अंदर। और यहाँ से जो आउटपुट लाइन थी ये भी आपकी चली जाती है आगे ड्राइवर सेक्शन की, और इसकी भी वायर चली जाएगी। इधर से जब हम देखेंगे तो पॉजिटिव लाइन जो मैंने सभी की कलेक्टर के ऊपर डाली है, और ट्रांजिस्टरों के जो एमीटर के ऊपर सभी के ऊपर एक एक रेजिस्टेंस लग के, और ये यहाँ पे एक कॉमन लाइन होगी जो कि आगे ड्राइवर की तरफ भी चलेगी। यहाँ से एक वायर आपका डायरेक्ट एमीटर के ऊपर लगा रहता है जो कि करंट सेंस करने के लिए लगा रहता है। अभी जो मेन चीज़ है हम लोग देखेंगे कि इस एम्पलीफायर के अंदर एक साइड में जो आउटपुट हो रहा है वो कलेक्टर से हो रहा है, एक साइड में आउटपुट हो रहा है वो एमीटर से हो रहा है। इन दोनों को जोड़ने के लिए एक यहाँ पे बड़ी सारी रेजिस्टेंस और लगा दी जाती है, ठीक है, जो शायद 2.2 ओम 25 वाट, किसी में 40 वाट, इस प्रकार से लगा देती है। अब इस मैन जो रेजिस्टेंस है इसका मैन मेथड क्या है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस के बारे में शायद ही आप लोगों ने आज तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा कि रेजिस्टेंस क्यों लगती है। मैं आपको यहाँ पे जरूर बताऊंगा कि इस रेजिस्टेंस का लगने का मैन रीज़न क्या है। देखो, जब भी आपके पास में कोई सा भी ट्रांजिस्टर है, इस प्रकार से अगर आपके पास में कोई सा भी ट्रांजिस्टर है, आप इस ट्रांजिस्टर को जब चेक करते हो, वैल्यू मल्टीमीटर से नापते हो, तो आप जब बेस टू कलेक्टर, यहाँ पे बेस कलेक्टर एमीटर में लिख देता हूँ, जब आप बेस टू कलेक्टर इसको चेकिंग करोगे तो आपको एक वोल्टेज ड्रॉप दिखाता ना अपना मल्टीमीटर, तो उस समय आपको क्या दिखाता है, और बेस टू एमीटर जब आप चेक करते हो तो आपको कुछ रीडिंग दिखाया। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लेते हैं कि यहाँ पे 540 दिखाया और यहाँ पे 543 दिखाया, 42 दिखाया, तो इन दोनों में ज़्यादा किसकी है, 43 वाली ज़्यादा है, इधर कम है। तो इसमें रीज़न ये है कि बेस टू कलेक्टर हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप अपने को कम दिखा रहा है, बेस टू एमीटर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ज़्यादा दिखा रहा है, जिसके चलते यहाँ पे भी असर रहेगा कि अगर एमीटर से आउट कर रहे हैं और इधर से कलेक्टर से आउट कर रहे हैं, तो इन दोनों में क्या रहेगा कि जो कलेक्टर से आउट हो रहा है उस इधर से करंट ज़्यादा फॉलो हो रहा है और एमीटर से करंट कम फॉलो हो रहा है, कलेक्टर से ज़्यादा और एमीटर से कम फॉलो हो रहा है। क्योंकि यहाँ से भी हम देख रहे हैं ना वोल्टेज जो ड्रॉप है, क्योंकि जहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कम होगा वहाँ पे करंट ज़्यादा फॉलो होगा, और जिधर वोल्टेज ड्रॉप अधिक है तो वहाँ पे करंट
कम फुल होगा। तो इस साइड से जो ज़्यादा करंट फॉलो हो रहा था, इन दोनों साइडों को यहाँ पे लाके बराबर करने के लिए इन्होंने एक रेजिस्टेंस बीच में लगा देते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस का व्यवहार क्या है, क्योंकि वो करंट के मार्ग में कुछ न कुछ बाधा डालने के लिए। अब इधर से जो ज़्यादा करंट का फ्लो हो रहा था, यहाँ पे एक हल्की सी बाधा डाल दी, तो यहाँ पे आके जो दोनों साइड का जो करंट है वो भी आपस के अंदर बराबर हो गया। तो यानी कि दोनों साइड से जो भी करंट जो जाएगा वो एकदम मैच करके बराबर होके जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो बड़ा सारा एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है। एक रेजिस्टेंस आप लोग देखते हो कि आउटपुट में भी लगा देते हैं, है ना, 10 वाट का किसी में लगा देते हैं कि 1 किलो ओम का, तो वो रेजिस्टेंस होता है एक तरीके से वो लोड रेजिस्टेंस का काम करता है। आहूजा के एम्पलीफायर में भी आपको मिलेगा। कई बार क्या होता है कि हम लोगों ने आगे स्पीकर वगैरह नहीं जोड़े होते हैं, डायरेक्टली हम इनपुट दिया एम्पलीफायर के अंदर और वॉल्यूम वगैरह खोल करके चेक करते हैं, तो उस समय ये जो 1 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस रहता है वो वहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग जाता है। तो इस प्रकार से ये हम आउटपुट का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग इसी के अंदर समझने वाले हैं किसका, ड्राइवर सेक्शन, कि ड्राइवर सेक्शन इसके अंदर किस प्रकार से काम करता है। तो उसके लिए मैं इसका जो ड्राइवर सेक्शन का डायग्राम है वो डायग्राम एक बार यहाँ से ले लेता हूँ और इसके बाद में फिर हम लोग इसके बारे में भी जानने वाले हैं। ये डायग्राम साथियों मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किए हुए हैं, कहीं से किसी का कॉपी नहीं है। हाँ, ये डायग्राम आपको जो मैंने बनाए ना मेरे द्वारा यहाँ से लिखी जो है जरूर मिल जाएंगे। एक बंदा आया था जिसको मैंने ये डायग्राम दिए और वो बंदा यहाँ से डायग्राम लेने के बाद में, और उस बंदे ने शायद दूसरी जगह भी ये डायग्राम देने की कोशिश करी है और जिसके चलते थोड़ा सा आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे बारे में थोड़ी बहुत किसी ने कोई नेगेटिविटी भी फैलाने की कोशिश करी। उन चीज़ों से अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो हम लोग अभी जानेंगे PBT 501, ठीक है, मॉडल नंबर PBT 501, जो कि ड्यूल सप्लाई से एम्पलीफायर वर्क करता है। किस प्रकार से ये वर्क करेगा, कैसे कैसे इसके अंदर स्टेज है, मैं आप लोगों के साथ आज पूरा खुल के बता दूंगा, कोई चीज़ यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा प्रॉपर तरीके से देख लोगे तो आप लोग स्ट्रेंजर के एम्पलीफायर में आपको कहीं अटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बाकी अगर कोई फॉल्ट वगैरह की ये चीज़ें रहेगी तो नेक्स्ट टाइम अपन और इस चीज़ को क्लियर ही कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि ये सबसे पहले हमारा ये पॉजिटिव सप्लाई लाइन और इधर है नेगेटिव सप्लाई लाइन, ठीक है। ये जो ड्राइवर सेक्शन के अंदर जब हम पॉजिटिव सप्लाई लाइन की तरफ बढ़ते हैं साथियों, तो आपको पॉजिटिव सप्लाई लाइन की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको एक 4K7 की रेजिस्टेंस भी लगी हुई मिलती है कि जिससे ये आपके पावर की LED ग्लो करती है। कभी भी अगर पावर की LED आपकी बंद हो जाती है तो जिस जगह पे 220 ओम का बड़ा सारा रेजिस्टेंस लगा रहता है ना, उसी के बगल में एक 4K7 की रेजिस्टेंस लगी रहती है जो वहाँ से डायरेक्ट पावर सप्लाई की LED को जाती है, जिससे पावर की LED ऑन होती है। तो ये आप वहाँ पे चेक कर लेना। उसके बाद में वहीं से 220 ओम का एक रेजिस्टेंस लगता है 5 वाट में। ये 220 ओम जो 5 वाट में रेजिस्टेंस लगता है, ये होता है 62 वाट में जो ट्रांजिस्टर लगा ना, एक वोल्टेज रेगुलेटर जो 24 वोल्टेज की सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए इसके डायरेक्ट कलेक्टर पे जाता है। और 24 वोल्टेज के लिए यहाँ पे एक 4K7 की रेजिस्टेंस और इधर ये 24 वोल्ट का जिंदर, जहाँ से 62 वाट में जो ट्रांजिस्टर, इसका काम क्या है, ये 24 वोल्ट का एक रेगुलेटर है। तो जहाँ से ये 24 वोल्टेज की सप्लाई हमारी VO मीटर के लिए भी चली जाती है और बेस ट्रेबल यानी BT बोर्ड के लिए भी चली जाती है। और दूसरा, यही सप्लाई हमें जब अपना एम्पलीफायर टेम्परेचर पे चला जाता है, ठीक है, ओवर टेम्परेचर पे जाता है, तो उसको म्यूट कराने के लिए भी इसी सप्लाई का रेफरेंस लेके ट्रांजिस्टर को आगे ऑन कराया जाता है। ये चीज़ें पहले मैं ये कैसे वर्किंग करता है उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि ये जो म्यूट का सेक्शन है वो भी इसका कैसे काम करता है। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस एम्पलीफायर के स्टेज को हम लोग अलग अलग डिवाइड करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, देखिए यहाँ पे इधर की साइड में, इस साइड में इनपुट दिया मैंने, इस साइड में आउटपुट दिया। यहाँ पे जब हम जानेंगे तो ये हमारा इनपुट, ये इधर से इनपुट का ये स्टेज है इस लाइन के अंदर। इनपुट स्टेज के अंदर साथियों दो एक जैसे ट्रांजिस्टर लगते हैं, ठीक है, दोनों ही NPN ट्रांजिस्टर। ये जो आपको स्टेज दिखाई दे रहा है इनपुट स्टेज, इसको बोला जाता है डिफरेंशियल स्टेज। तो ये डिफरेंशियल स्टेज होता है। इस डिफरेंशियल स्टेज के अंदर से ही जो हमारा सबसे पहले जो सिग्नल का एम्पलीफिकेशन होता है, सिग्नल का एक डिफरेंस निकलता है, ठीक है, उस डिफरेंस को ही आगे जाने के बाद में एम्पलीफाई किया जाता है। अब वो सिग्नल का डिफरेंस है
कैसे निकलता है, किस तरीके से निकलता है, ये चीज़ मैं आपको बहुत ही अच्छे विस्तार से बता दूंगा। पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि इस डिफरेंशियल स्टेज को सप्लाई वोल्टेज किस प्रकार से दिया जाता है। साथियों, दोनों के कलेक्टर के ऊपर सेम एक जैसे रेजिस्टेंस रहेंगे, जैसे यहाँ पे 1 के आ गया और यहाँ पे 1 के आ गया, इन दोनों के कलेक्टर के ऊपर सेम एक जैसे। और जो ये दोनों ट्रांजिस्टर है ये भी दोनों एक जैसे होने चाहिए, सेम एक ही कंपनी के होने चाहिए, एक ही लॉट के होने चाहिए, और इन दोनों ट्रांजिस्टरों की जो HFE है वो एकदम बराबर होने चाहिए। यहाँ बात आ रही है HFE। HFE होता है ट्रांजिस्टर का बीटा, यानी ट्रांजिस्टर का गेन। अगर आप लोग ट्रांजिस्टरों की HFE चेक करनी नहीं आती कि HFE किस प्रकार से चेक की जाती है, तो यूट्यूब पे जाओ मेरे चैनल के ऊपर, वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिलेगी। प्ले लिस्ट के अंदर एक आपको पैड वीडियो मिलेगी कि जहाँ पे ट्रांजिस्टर की HFE किस प्रकार से चेक की जाती है। अगर जिन लोगों को करनी आती है वेरी गुड है, बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छी मेहनत की है कि आपको HFE चेक करनी आती है। जिनको नहीं आती तो वहाँ से आप जाके चेक कर लेना। इसके बाद में साथियों, इन दोनों ट्रांजिस्टरों का जो एमीटर होता है ये आपस के अंदर शॉर्ट होता है, जो डिफरेंशियल स्टेज में लगे रहते हैं। अब इन दोनों ट्रांजिस्टरों के जो एमीटर को, जो यहाँ पे जो करंट सोर्स के लिए जो रेजिस्टेंस लगी है वो लगी है 5 के 6। इसी रेजिस्टेंस के थ्रू इन ट्रांजिस्टरों के एमीटर के ऊपर बाइसिंग वोल्टेज दिए जाते हैं ट्रांजिस्टर को ऑन करवाने के लिए। कहाँ पे दिए जाते हैं? एमीटर के ऊपर। जब हम एमीटर के ऊपर वोल्टेज देते हैं तो वो ऑटोमेटिक ट्रांजिस्टर एमीटर पे वोल्टेज देने से भी ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, और बेस पे वोल्टेज देने पे भी ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। ये ट्रांजिस्टर की बहुत बड़ी गणित है। हम लोग आगे जाके ना ट्रांजिस्टरों के बारे में बहुत ही डिटेल वाइज समझेंगे, क्योंकि प्रत्येक आदमी ने ट्रांजिस्टरों के बारे में वही समझ रखा कि बेस है वो नल की तरह काम करता है, कलेक्टर है जो आगे टंकी की तरफ काम कर रहा है, और एमीटर की तरफ बाल्टी रख दो, वहाँ पे एनर्जी इकट्ठी हो रही है। वो तो चीज़ें आपने वर्षों से देख रहे, क्योंकि ट्रांजिस्टर के जो प्रिंसिपल है कम से कम 15 तरह के हैं, ठीक है, एक ही ट्रांजिस्टर के। और वो मैं सारे के सारे आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आगे जाने के बाद में। जब आप इस वीडियो को क्लियरली करोगे तो आगे बहुत सारी वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप आने वाली है। मैं आपको इनके सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियरली कर दूंगा। अभी जो इन ट्रांजिस्टरों के एमीटर के ऊपर यहाँ पे आपको कम से कम 650 मिलीवोल्ट इसकी बेस के ऊपर दिया जाएगा। अब ये 650 मिलीवोल्ट के लगभग कैसे दिया जाएगा ये देख लेते हैं। माइनस सप्लाई है, माइनस सप्लाई यहाँ पे 4 के 7 के रेजिस्टेंस से होके यहाँ जाएगी, और यहाँ लगा हुआ 12 वोल्टेज का एक जिंदर, और जिंदर का एक सिरा जुड़ा है ग्राउंड से, और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं जिंदर के माइनस प्लस वाला सिरा है ना, इस प्लस वाले सिरे के ऊपर आपको 12 वोल्टेज मिल जाएंगे माइनस के। ये 12 वोल्टेज जो माइनस के हैं, ये जब ये जो एक रेजिस्टेंस लगी ना 5 के 6, जो कि डिफरेंशियल स्टेज के करंट सोर्स के लिए लगी हुई, तो यहीं से होते हुए यहाँ पे माइनस के 650 मिलीवोल्ट 650 मिलीवोल्ट इन ट्रांजिस्टरों के एमीटर के ऊपर दिए जाते हैं कि जिससे ये ट्रांजिस्टर ऑन रहे। अब इन ट्रांजिस्टरों के एमीटर को भी सेम एक जैसा वोल्टेज दिया जाएगा, इन ट्रांजिस्टरों के कलेक्टर को भी सेम एक जैसा वोल्टेज दिया जाएगा, इन ट्रांजिस्टरों की बेस है वो इनको भी एक जैसा रखा जाता है, ठीक है। अब जब इन ट्रांजिस्टरों का बेस, साथियों देखो यहाँ पे इनपुट आ रहा है, ठीक है। अब ये इनपुट इस वाले ट्रांजिस्टर के ऊपर आएगा, और जो आउटपुट से फीडबैक आ रहा है वो इस पे ऊपर। आप लोग ये कह सकते हैं कि ये आपका इनपुट ट्रांजिस्टर है और ये आपका FB फीडबैक ट्रांजिस्टर है, ओके। अब इनके अंदर 2 इनपुट आ रही है, लेकिन दोनों का जो बेस है वो बिल्कुल बराबर। जब इनका दोनों का बेस एकदम बराबर रहता है तो किसी तरह का कोई भी एम्पलीफिकेशन नहीं होता। जब दोनों में एकदम बराबर का इनपुट रहता है तो किसी प्रकार का कोई एम्पलीफिकेशन नहीं रहता। एम्पलीफिकेशन क्या रहता है? 0 0। अब किस तरीके से यहाँ से एक डिफरेंस निकलता है? जब हम इधर से इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, चाहे हमारा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 नंबर इनपुट, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 नंबर इनपुट। जब हम यहाँ पे 1 नंबर पे इनपुट देंगे, अब ये इनपुट दिया जो हमने, इस इनपुट का लेवल क्या था, इस इनपुट का क्या लेवल था, उसी के अकॉर्डिंग ही आगे एक फीडबैक से इस वाले ट्रांजिस्टर को फिर सिग्नल मिलता है। अब इन दोनों ट्रांजिस्टरों के बीच का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को एम्पलीफाई किया जाता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है कि आप लोगों भी किस प्रकार से समझ पाओगे। आप लोगों को पहले भी कई लोगों ने समझाया होगा, कई लोग इसको, देखो हर आदमी का समझाने का एक अंदाज अलग अलग है। कोई इसको किसी तरीके से समझा देता है, कोई किसी तरीके से समझा देता है, ठीक है। आप लोगों ने पहले भी कहीं पे देखा होगा। तो हम लोग यहाँ पे एकदम अच्छे से इसके अंदर डिफरेंस समझेंगे, क्योंकि ये जो हमारे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होते हैं, एम्पलीफायर 2 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं नॉन इन्वर्टिंग, एक तो होते हैं नॉन इन्वर्टिंग, और एक होते हैं इन्वर्टिंग टाइप के। तो ये जो एम्पलीफायर हमारा ये नॉन इन्वर्टिंग टाइप का है, यानी कि जो सिग्नल हम इनपुट में देते हैं उसी समय वही सिग्नल आउटपुट में
अपना जो है 180 डिग्री फेस प्राप्त करता है। जो हम इनपुट में फेस देते हैं वही फेस अपने को आउटपुट में उसी टाइम के लिए मिलते हैं। तो जब हम यहाँ पे इनपुट देते हैं साथियों इसके अंदर, तो ये जो ट्रांजिस्टर हमारा कंडक्ट करता है, जब ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करता है तो करंट हमारा कहाँ से, यहाँ के वोल्टेज जो करंट है हमारा यहाँ से होते इसके बीच में इस तरीके से ये जो करंट है यहाँ पे वॉकिंग करता है। जैसे यहाँ पे करंट वॉकिंग करता है तो इधर के वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद में जो हमारा सिग्नल है वो आगे इन वाले ट्रांजिस्टर को ऑन कर देता है। लेकिन एम्पलीफिकेशन कितना होगा, जो हम सिग्नल दे रहे हैं उसका एम्पलीफिकेशन कितना होगा, ये चीज यहाँ पे, यानी कि डिफरेंशियल स्टेज का मतलब हो गया कि जो हम यहाँ पे एक और दो इनपुट दे रहे हैं, उन एक और दो इनपुट के बीच में डिफरेंस क्या है, जो इनके बीच में डिफरेंस है उसी को एम्पलीफाई किया जाता है। अभी मैं आपको बता दूं, सपोज करो आप कि मैंने यहाँ पे 1 वोल्ट का सिग्नल दिया, कितना, 1 वोल्ट का सिग्नल दिया। जो मैंने यहाँ पे 1 वोल्ट का सिग्नल दिया, अब एम्पलीफायर ने क्या किया, उसी सिग्नल को आगे जाके सप्लाई के अकॉर्डिंग उसको बढ़ाने की कोशिश करी। अब उससे अपने को फीडबैक की रेजिस्टेंस के थ्रू इस वाले ट्रांजिस्टर को वापस सिग्नल और मिला, यानी कि यहाँ से जो मैंने सिग्नल दिया वो दिया 1 वोल्टेज का, और जो इधर से आते हुए इसको एक रिटर्न सिग्नल मिला, वो मान लेते हैं कि इसको सिग्नल मिल गया 300 मिलीवोल्ट का, 300 मिलीवोल्ट का मिल गया। अब ये 1 वोल्ट का मतलब क्या था, 1000 मिलीवोल्ट, और इसको सिग्नल कितना मिल गया, 300 मिलीवोल्ट का सपोज करो इसको मिल गया। तो इसके अंदर अंतर कितना रह गया, 700 मिलीवोल्ट का, 700 मिलीवोल्ट का ये अंतर। अब ये जो 700 मिलीवोल्ट का अंतर है, वो जो डिफरेंस है ना, वो आगे जाके एम्पलीफाई होना है, समझा रही बात, वो जाके आगे जाके एम्पलीफाई होना। इसलिए ये जो सेक्शन होता है, ये जो स्टेज होता है, इसको बोला जाता है डिफरेंशियल स्टेज। आपको और उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूँ। देखिए साथियों, यहाँ पे जो जाने वाला सिग्नल है, सपोज करो कि जैसे मेरे पास में ट्रेनिंग करने के लिए 160-70 लोग आए, कितने, 170 लोगों के लगभग मेरे पास में ट्रेनिंग करने के लिए आए। अब उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जिनको बड़ा अच्छा नॉलेज था, और जिनको अच्छा नॉलेज था वो लोग आगे निकल गए, यानी कि वो लोग क्या हुआ, यहाँ से आगे निकल गए। आगे निकलने के बाद में उनका जो काम करने का जो ग्राफ था वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया, और उनके आज बिजनेस भी अच्छा चलने लगा। और वहीं पे कुछ लोग यूँ मान के चलो कि इसमें कोई 2, 3, 4, 5% ऐसे लोग भी आए कि जो मतलब पहले जिनको नॉलेज भी नहीं था, और अपने साथ में ज़बरदस्ती करके आए, धक्का करके आए, कोई कैसा नॉलेज अपने माइंड में रख करके आए कि हम क्या मकसद लेके जा रहे हैं, है ना। किसी का मकसद तो सीखने का था, किसी का मकसद कैसा ही था, किसी को मना करने के बावजूद भी वो झूठ बोल के आए कि हम बहुत कुछ जानते हैं, हम कर लेंगे, है ना। कई लोग ऐसे भी थे जिनके गार्जियन ने पेमेंट लगा दी तो मान लो सीधा फ़ोन पे टाइम पास करके चले गए। तो हर तरह का यानी कि स्टूडेंट हमारे पास में आया। अभी मान के चलो कि जो स्टूडेंट इनमें से जिन्होंने मेहनत करी वो कहाँ निकल गए, वो तो निकल गए आगे, और जिन्होंने मेहनत नहीं की, अपना जी चुराया मेहनत से, सही टारगेट लेके नहीं आए, अब वो अगर स्टूडेंट मान के चलो कि वो स्टूडेंट क्या हो गए, वो हो गए फेल। अब जितने स्टूडेंट जो फेल हुए, अब ये तो देखो, ये तो एक तरीके की क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे, और जो फेल हुए, चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 5% फेल हो गए। जो 5% फेल हुए वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे करेंगे बुराई। तो जो हमने टोटल हमारे स्टूडेंट थे उनमें से, और जो हमारे स्टूडेंट फेल हुए उनमें अंतर कितना निकल रहा है, उनमें अंतर कितना निकल रहा है, समझ रहे हो ना बात। जो सक्सेस हो गए वो और जो फेल हो गए उनमें अंतर कितना निकल रहा है, यानी 170 में से अगर हम कुछ कम कर रहे हैं, यानी 5% उसमें से निकाल रहे हैं, तो उसके बाद में अपना जो अंतर कितना बच रहा है, वो अंतर यहाँ पे जाके एम्पलीफाई होना है, वो अंतर एम्पलीफाई होना है। क्योंकि जिन्होंने मेहनत करी और वो आगे निकल गए, और जिन्होंने मेहनत नहीं करी, जो बुराई करने में थे वो बुराई करते रह गए, तो वो क्या हो गए, वो हम उनमें से माइनस कर देते हैं। तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि जितने जो आगे निकल गए, तो वही एक इनमें से जो अंतर प्राप्त हो रहा है वो अंतर एम्पलीफाई करता है। ये जो स्टेज है डिफरेंशियल स्टेज, समझ गए होगे मेरे उदाहरण से आप लोग अच्छी तरीके से। और कई लोगों को हो सकता है ये उदाहरण भी कड़वा ही लग गया हो, लेकिन ये सच्चाई है जो भी है, ठीक है, उस चीज़ की अपने को टेंशन नहीं लेनी है। तो यहाँ पे जो ये स्टेज है ये इस तरीके से काम करता है। अब ये जो हमारा डिफरेंशियल स्टेज है साथियों, ये स्टेज बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है। ये स्टेज जो हमारा डीसी ऑफसेट जो है ये ऑटोमेटिकली यही कंट्रोल करता है।
और सिग्नल को साफ करने का काम यही करता है, जिसको हम CMRR बोल देते हैं, वही यही काम करता है। भी किसी तरह का सिग्नल के अंदर कोई भी डिस्टोर्शन है तो यहाँ से यही कट करता है। फिल्ट्रेशन कह दो, साफ कह दो, यानी कि जो क्लियरिटी का काम है वो ये है। और DC अपसेट भी यहीं आके ये ख़त्म करने की कोशिश करता है। और जो हमारा सिग्नल का जो डिफरेंस मैं बता रहा हूँ कि जो यहाँ से डिफरेंस निकलेगा, उस डिफरेंस को ही आगे जाके एम्पलीफाई किया जाता है। यानी कि ये सिग्नल यहाँ से कुछ न कुछ जो गेन है ना सिग्नल की, उस गेन को यहाँ से स्टेबल करके और आगे पार कर देता है। तो यहाँ से जो सिग्नल निकला, वो सिग्नल का जो डिफरेंस निकला, वही सिग्नल आगे इस वाले स्टेज को मिलेगा। यहाँ पे होता हमारा VAS, ये इस स्टेज को बोला जाता है वोल्टेज एम्पलीफायर स्टेज। जो सिग्नल डिफरेंशियल स्टेज ने आगे VAS स्टेज को दिया, वोल्टेज एम्पलीफायर स्टेज को देना है डिफरेंशियल स्टेज ने। तो यहाँ से जो भी सिग्नल हमारा वोल्टेज एम्पलीफायर स्टेज में मिला, तो इन वोल्टेज एम्पलीफायर स्टेज के अंदर एक तो ये ट्रांजिस्टर, एक ये ट्रांजिस्टर और एक ये ट्रांजिस्टर, ये 3 ट्रांजिस्टर इसके अंदर लगे हुए मिलते हैं, ये पॉजिटिव की तरफ, ये नेगेटिव की तरफ। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा यहाँ से सिग्नल इधर से सिग्नल निकल के गया, उस सिग्नल को डिवाइड कर देते हैं 180 डिग्री पॉजिटिव में और 180 डिग्री नेगेटिव में। ठीक है, वो सिग्नल यहाँ आने के बाद में इस ट्रांजिस्टर के थ्रू 180 डिग्री पॉजिटिव और 180 डिग्री नेगेटिव के अंदर डिवाइड कर देते हैं। और ये ट्रांजिस्टर उस सिग्नल को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं, कितना कि जो हमारा वोल्टेज लेवल होता है ना, उसके पीक टू पीक पॉइंट तक ये सिग्नल को बढ़ा देते हैं। यानी कि इन ट्रांजिस्टरों की बेस के ऊपर अगर छोटा सा भी सिग्नल आएगा तो ये उस सिग्नल को बहुत बड़े लेवल तक एम्पलीफाई कर देते हैं। यानी कि उसके सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज को बढ़ाते हैं, करंट को नहीं बढ़ाते। करंट कैसे बढ़ता है वो हम आगे जाएंगे। इन ट्रांजिस्टर ने उस सिग्नल के वोल्टेज को एम्पलीफाई कर देना है। जो हमें वोल्टेज आउटपुट में मिलता है इस ट्रांसफार्मर से पहले, वो वोल्टेज साथियों ये वाले जो ट्रांजिस्टर हैं उनके कलेक्टर पे ही मिल जाता है, यही उस वोल्टेज को एम्पलीफाई कर देते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है वोल्टेज एम्पलीफायर स्टेज। ये 2 ट्रांजिस्टर जो लगे रहते हैं, इन्हीं ट्रांजिस्टरों के जो कलेक्टर है, यहीं से आपको जो आगे के ट्रांजिस्टरों तक को ऑन करवाने के लिए हमें DC बेस बाइसिंग जो चाहिए होती है, वो यहीं से निकलती है। इन्हीं ट्रांजिस्टरों के ऊपर से यहाँ से DC बेस बाइसिंग निकलती है। अब ये जो स्टैंजर के एम्पलीफायर, इसमें आपको ओरिजिनल वाले मिल जाएंगे और कॉपी वाले तो दुनिया भर के आपको पता ही है। तो यहीं से जो बाइसिंग अपने को बन के निकलेगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो ओरिजिनल में तो यहाँ पे आपको 1.5 वोल्टेज के लगभग मिल जाती है, 1.2 या 3 के लगभग। ठीक है, यहाँ पे मान लो 1 वोल्टेज के थ्रू, और इधर वाले पे जब आप देखोगे तो 600 से लेकर 700 मिली वोल्ट के लगभग मिल जाती है। ठीक है, 600-700 मिली वोल्ट के आजू बाजू में मिल जाती है इस तरीके से। और इसके बाद में जो हमारा सिग्नल है, इन दोनों ने मिलके कभी भी अगर आप इन ड्राइवर ट्रांजिस्टर के ऊपर स्पीकर लाइन के ऊपर जो वोल्टेज यानी ट्रांसफार्मर से पहले जो वोल्टेज मिल रहे हैं, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। या इन डिफरेंशियल स्टेज ने जो डिफरेंस निकाल के आगे दिया VAS स्टेज को, VAS स्टेज ने क्या किया, उस सिग्नल के अंदर वोल्टेज डाल के उसको और ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा दिया। ठीक है, और जो करंट है वो तो इन पे ऊपर जो रेजिस्टेंस लगी है इनके अकॉर्डिंग ही है। ओके, अब इस वाले ट्रांजिस्टर का जो बेस है वो देख लो आप, इस वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ में जुड़ा है, इसका एमीटर पे यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। ये रेजिस्टेंस आप लोग हमेशा ध्यान में रखना, बहुत बार खराब हो जाती है। इधर वाले ट्रांजिस्टर को जो सप्लाई मिल रही है एमीटर को 150 ओम से, और यहाँ पे जो बेस को दिया गया है 2K2 और 33K की रेजिस्टेंस से एक वोल्टेज डिवाइडर बनाया। ठीक है, इसकी बेस के ऊपर को कुछ ड्रॉप करवाने के लिए कि जिससे हमें यहाँ पे आउटपुट में 600-700 मिली वोल्ट का DC मिल जाए, क्योंकि यही जो DC वोल्टेज है इससे हमने आगे के जो ट्रांजिस्टर है उनको ऑन करवाने के लिए हमें चाहिए। और इसी प्रकार से जो इधर से अरेंज किया वो इस प्रकार से किया है कि यहाँ से अपने को 1 वोल्टेज के लगभग DC मिल जाए, जिसके थ्रू हम आगे के जो ट्रांजिस्टर उनको ऑन करा सकें। और जैसे जो सिग्नल आएगा तो उस समय हमें यहाँ पे जो सिग्नल है एम्पलीफाई होके आगे आगे मिलता जाएगा। हम लोग ये चीज़ें चेक करेंगे। अब जो ये इधर से 1 वोल्ट आ रहा है ये यहीं से होके इसके कलेक्टर पे भी आ जाएगा। इधर से जो माइनस आ रहा है ये इस ट्रांजिस्टर के यहाँ एमीटर पे आ जाएगा। और ये जो ट्रांजिस्टर इसके यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेस टू कलेक्टर भी एक रेजिस्टेंस और बेस टू एमीटर भी एक रेजिस्टेंस। तो एक तरीके से यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर बना के इसकी बेस के ऊपर एडजस्ट किया जाता है कि दोनों साइड से जो DC वोल्टेज ये यहाँ पे अपने को मिल रहे हैं एक ड्राइव वोल्टेज या बाइसिंग वोल्टेज के रूप में, तो ये बाइसिंग वोल्टेज भी ये वाला ट्रांजिस्टर के थ्रू कंट्रोल किए जा सकते हैं। अगर हम
एमीटर पे लगी रेजिस्टेंस की वैल्यू को के साथ में छेड़छाड़ करते हैं तो यहाँ पे दोनों साइड के जो ड्राइव वोल्टेज है ये एडजस्ट होंगे, ये वोल्टेज एडजस्ट हो जाते हैं। और साथियों इसी के साथ में देखो यहाँ पे एक एक PF 330 PF ये लगा हुआ ना, इसे बोला है, ये जो PF लगे रहते हैं इन्हें मिलर कैपेसिटर बोला जाता है। इन कैपेसिटरों का काम क्या है, PF लगे होते हैं। अब जैसे देखो होते ये भी कैपेसिटर है, कई बार लोग कमियां निकालने के चक्कर में कहीं कहते सर ये तो PF है, कैपेसिटर थोड़ी है, लेकिन ये भी एक नॉन पोलर कैपेसिटर होते हैं। ये यहाँ पे एक तो इन ट्रांजिस्टर को फीडबैक करवाते हैं, दूसरा जब यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करेंगे सिग्नल को तो उसके साथ साथ में जो इसकी फ्रिक्वेंसी है वो भी चेंज हो जाती है। तो उस समय ये क्या करते हैं, इन कैपेसिटर जो है ये उस फ्रिक्वेंसी को वापस स्टेबल रखते हैं। कभी भी अगर ये PF है अगर ख़राब हो जाते हैं साथियों तो आउटपुट के अंदर एक बीप की आवाज़ आने लग जाती है, यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी की जो है ना वो ट्यूनिंग आने लग जाती है। ये PF है जो अगर कभी भी ख़राब हो जाती है, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखना है। और जो इसके भी एक अक्रोश में यहाँ पे PF लगा रहा था जो 103 का, ये जो ट्रांजिस्टर है अक्सर बहुत सारे एम्पलीफायर में ये कर, इस वाले जो ये PF है इसका भी ये काम है कि कभी भी अगर हमारा एम्पलीफायर क्या करता है हाई फ्रिक्वेंसी पे भी जब काम करता है तो हाई फ्रिक्वेंसी पे जो ट्रांजिस्टर होते हैं ना इनका जो वर्किंग है वो स्लो हो जाती है। तो उस समय ये जो कैपेसिटर है ये इस सिग्नल को अपने से होते हुए बाईपास ही कर देता है, क्योंकि अपने को पता है कि AC सिग्नल होता है और AC को कैपेसिटर क्या करता है कि पार करता है, DC को रोकता है, AC को पार करता है। तो उस कंडीशन में ये जो सिग्नल है अपना इस कैपेसिटर से बाईपास होकर भी पार होता है, जिस समय अगर हमारा ट्रांजिस्टर हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर इसकी अगर वर्किंग स्लो होती है तो ये कैपेसिटर यहाँ पे लगाया जाता है। अभी हम लोग इस सेक्शन तक समझेंगे कि किस प्रकार से यहाँ तक सिग्नल आता है। देखिए साथियों यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर था, NPN ट्रांजिस्टर का काम होता है पॉजिटिव सिग्नल को लेना, ठीक है। जो हम देख रहे हैं कि NPN और PNP ट्रांजिस्टर हमारे क्यों बनाए हैं, ठीक है, NPN और PNP ट्रांजिस्टर क्यों बनाए हैं यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो AC की ये वेवफॉर्म होती है, ये वाले के लिए बने हुए NPN और इसके लिए बने होते हैं PNP, ठीक है। तो ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा पॉजिटिव सिग्नल को लेगा, ठीक है। जैसे ये पॉजिटिव सिग्नल को लेगा तो कलेक्टर से अगर किसी भी ट्रांजिस्टर के सिग्नल आउटपुट होता है तो उसका जो फेस है वो बदल जाता है, विपरीत फेस हो जाता है, ठीक है। पॉजिटिव लिया कलेक्टर से आउटपुट लेंगे तो वो सिग्नल हो जाता है हमारा विपरीत, 180 डिग्री पलट जाता है, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और आगे वाले ट्रांजिस्टर को PNP तो इसको नेगेटिव सिग्नल ही चाहिए, इसलिए इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को इसकी बेस के साथ में डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। वहीं पे जब आपने 801 वाले में देखोगे तो वहाँ पे ये भी NPN होता है और आगे वाला ही NPN होता है, इसलिए वहाँ पे एक कैपेसिटर के थ्रू फिर आगे सिग्नल दिया जाता है, क्योंकि जो वो कपलिंग कैपेसिटर होता है ना वहाँ पे वो इस सिग्नल के फेस को बदल देता है। और यहाँ पे उसको बोला जाता है कपलिंग कैपेसिटर। यहाँ पे जो कपलिंग है वो एक डायरेक्ट ही है, इससे के कलेक्टर्स को इसकी बेस से डायरेक्ट जोड़ा है, इसलिए यहाँ पे जो कपलिंग है वो डायरेक्ट कपलिंग बोला जाता है। अब ये जो हमारा डिफरेंशियल स्टेज था ना इसमें सिर्फ एक ही जगह से आउटपुट उठाई है, 2 इनपुट और 1 आउटपुट, इसको बोला जाता है अनबैलेंस्ड आउटपुट, यानी कि 2 इनपुट लिया और 1 आउटपुट, चाहे आप इसको यूं भी कह सकते हो कि मोनो आउटपुट। इसकी वजह से इस बोर्ड को मोनो बोर्ड बोल दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इधर देखेंगे तो 47 ओम की रेजिस्टेंस लगा कर एक कैपेसिटर लगा के यहाँ पे इसकी जो फ्रिक्वेंसी है इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पे एक तरीके का ये एक नेटवर्क यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद में हम लोग यहीं से जैसे आगे बढ़े तो साथियों जब हम ड्राइवर जो हमारा स्टेज है ये VSA स्टेज था, ये था हमारा ड्राइवर स्टेज। जो वोल्टेज एम्पलीफायर स्टेज है ये सिग्नल की वोल्टेज को एम्पलीफाई करके और इस लेवल तक का करके आगे ड्राइवर ट्रांजिस्टर को प्रोवाइड करवा देता है कि जिससे हमारे ड्राइवर ट्रांजिस्टर भी वर्किंग करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2K2 का एक रेजिस्टेंस से होके फिर ड्राइवर ट्रांजिस्टर की बेस पे जो हमारा सिग्नल यहाँ से इस प्रकार से पहुँचेगा। अब देखो इस ट्रांजिस्टर ने नेगेटिव सिग्नल लिया, अब ये भी अपने कलेक्टर से आउट कर रहा है तो यहाँ पे फिर वो सिग्नल है उसका जो फेस है वो बदल जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा तो आगे वाले जो हमारा ट्रांजिस्टर ये NPN है तो इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव ही चाहिए, तो इसलिए ये उसको पार कर देगा। और इधर से जो सिग्नल हमारा आ रहा था, ठीक है, जब इसी से होते हुए जो हमारा सिग्नल आ रहा है एक बार पॉजिटिव आया तो उधर चला गया, क्योंकि ये जो स्टेज है ये यहाँ से मिलने वाले सिग्नल को 2 भागों में 180 पॉजिटिव और 180 नेगेटिव डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव डिवाइड करता है तो वो इस वाले ट्रांजिस्टर को आगे नेगेटिव ही चाहिए, पॉजिटिव है तो वो चला जाएगा, नेगेटिव है जो इधर इस वाले ट्रांजिस्टर के ऊपर आ जाएगा। अब हम लोग इन ट्रांजिस्टरों को देखेंगे ये कैसे वर्किंग करें,
ठीक है। इनके यहाँ पे कलेक्टर के ऊपर 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी है, इधर वाले के कलेक्टर के ऊपर 100 ओम की रेजिस्टेंस लगी है, ठीक है। अब जो ये वाले दोनों ट्रांजिस्टर अगर आप देख रहे हो तो ये भी एक तरीके से सीरीज में जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने आउटपुट के ट्रांजिस्टर आपको समझाया था कि 5200 इधर का और 5200 इधर का, दोनों आपस के अंदर क्या जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार से जब ये वाले ट्रांजिस्टर हम लोग देख रहे हैं तो ये भी आपस के अंदर सीरीज में ही ये जुड़े होते हैं। देखिए कैसे, इसके कलेक्टर को पॉजिटिव मिला, इसका एमीटर इस 100 ओम की रेजिस्टेंस से होते हुए यहाँ जुड़ गया, और इधर इसका जो कलेक्टर है यहाँ से देखेंगे तो डायरेक्ट इसके साथ में जुड़ गया, और इसका जो कलेक्टर है वो देखेंगे तो 100 ओम की रेजिस्टेंस से नेगेटिव वाले की साइड में जुड़ गया। तो यहाँ से जब हम देख रहे हैं, अभी देखो इधर भी पॉजिटिव है और इधर भी, यानी कि दोनों तरफ जो ट्रांजिस्टर हमारे वो पॉजिटिव सिग्नल को पकड़ने वाले हैं, इधर भी 5200 और इधर भी 5200 है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो दोनों 5200 ट्रांजिस्टर है ये किस प्रकार से एक तरीके से पुश पुल में काम करेंगे। ओके, यहाँ से जो सिग्नल आ रहा था क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये ट्रांजिस्टर पॉजिटिव सिग्नल को पकड़ लेगा। जब हम ट्रांजिस्टर के एमीटर से आउटपुट लेते हैं तो सिग्नल की जो पोलरिटी है वो चेंज नहीं होती, एमीटर से लेते हैं तो सेम ही सिग्नल मिलता है, ठीक है। पॉजिटिव था और आगे पॉजिटिव ही सिग्नल इसके ऊपर जाएगा तो ये ट्रांजिस्टर हमारा कंडक्ट करेगा, और ये इधर से करंट है वो यहाँ से होते हुए यहाँ तक चला जाएगा। अब जो यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल आएगा उसके जो वोल्टेज है वो साथियों एसी होंगे, वो एसी वोल्टेज होंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ डीसी वोल्टेज जो दिए जा रहे हैं वो तो सिर्फ ट्रांजिस्टर को ऑन करवाने के लिए दिए जा रहे हैं। ये डीसी वोल्टेज आगे जाके स्पीकर लाइन तक नहीं पहुंचते, क्योंकि जो हमारा सिग्नल है ना यहाँ पे दे रहे हैं, जो हम सिग्नल दे रहे हैं वो होता है एसी। वो सिग्नल इधर आया, यहाँ पे डिफरेंस निकला, इन ट्रांजिस्टरों को दिए, इन्होंने उस डिफरेंस को एसी वोल्टेज में बढ़ा दिया, और वहीं एसी वोल्टेज कहाँ गिरे, यहाँ पे गिरे। तो उस एसी वोल्टेज में किस प्रकार से इस तरीके जो पॉजिटिव था उसको इसने आगे फॉरवर्ड करके इस वाले ट्रांजिस्टर को दे दिया, और इसने जैसे इसकी बेस पे वोल्टेज गिरा, वोल्टेज तो इधर से आ जाएगा और करंट है वो इस लाइन से आ जाएगा। वहीं पे जब आप नेगेटिव वाली साइड में देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा जो सिग्नल है इसमें नेगेटिव आया इसकी बेस के ऊपर, ठीक है। जब ये इधर वाला सिग्नल है वो इसकी बेस पे आके गिरेगा, जब इसकी बेस के ऊपर नेगेटिव वाला सिग्नल गिरेगा तो साथियों अब अगर इस ट्रांजिस्टर के एमीटर से आउट लेते फिर तो एमीटर से सेम टू सेम इसने फेस देना था, कौन सा, नेगेटिव लिया तो नेगेटिव आगे पास करना था। अब आगे ट्रांजिस्टर हमारा कौन सा है, ट्रांजिस्टर हमारा एनपीएन। अब इस एनपीएन ट्रांजिस्टर का तो जो पोलरिटी हम दे रहे हैं वो अगर चेंज करके देंगे तो ये लेगा, नहीं तो लेगा नहीं। और इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ से जो सिग्नल इसने नेगेटिव दिया और आगे ये वाला जो ट्रांजिस्टर है ये तब जाके काम करेगा, है ना। तो जब ये एक तरीके से पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसके एमीटर को सप्लाई कौन सी दे दी है, नेगेटिव सप्लाई दे दी है। अब जैसे इसकी बेस इधर वाला तो ये था कि ऊपर की तरफ जाएगा तो काम करेगा, और इधर वाला क्या है कि जैसे इसकी बेस नेगेटिव की तरफ यानी कि ड्रॉप करेगी उसी के अनुसार ही ये ट्रांजिस्टर अपना काम करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या किया कि ये जो सिग्नल इसने नेगेटिव लिया, कलेक्टर की तरफ से जैसे आउट किया तो उस सिग्नल का फेस क्या हो गया, एक तरीके से बदला गया ना। तो जैसे इसका फेस बदल के अब इस ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर गिरा तो ये वाला ट्रांजिस्टर वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब जैसे ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा यानी कि यहाँ से फेस क्या हो गया, इसके लिए इतनी दूर के लिए फेस चेंज हो गया, तो ये वाला ट्रांजिस्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा उस कंडीशन में। तो यहीं पे जब ये कलेक्टर से आउट करेगा तो फिर वो जो फेस है उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे इस वाले ने पॉजिटिव जो आगे आउटपुट में अपना ये वाला जो पोलरिटी है पॉजिटिव पोलरिटी को कवर कर दिया, और इस वाले ने फिर जो नेगेटिव पोलरिटी है उसको कवर कर दिया। तो इस प्रकार से हमारे ये जो ट्रांजिस्टर ये वर्किंग करते हैं। यहीं पे अगर हम 1943 ट्रांजिस्टर लगा होता तो फिर इस वाले ट्रांजिस्टर के साथ ही यहाँ से एमीटर से आउटपुट उठाई जाती और इस वाले ट्रांजिस्टर की बेस पे जोड़ दिया जाता। अभी इसके अंदर आगे 5200 था इसलिए इसके कलेक्टर से आउटपुट लिया गया। आगे इसके बाद के जो भी एम्पलीफायर आते हैं या इसी में ये जो स्ट्रेंजर वाले एम्पलीफायर है इसके अंदर ही बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आउटपुट में एक ट्रांजिस्टर 1943 लगा दिया और एक 5200 लगा दिया, तो फिर उसके अंदर सेम ही अरेंजमेंट करते हैं कि जो ये यहाँ से इस वाले ट्रांजिस्टर के इस जगह से जो आउटपुट उठाई जा रही है उसको ये एमीटर के साथ में जोड़ दिया जाता है। तो फिर आपका सेम 1943 और 5200 ट्रांजिस्टर लगा के भी उपयोग कर सकते हो। आउटपुट के साथ में साथियों 104 का पीएफ यहाँ पे लगता है, ये देखिए 104 का ये पीएफ और 10 ओम की रेजिस्टेंस ये लगती है, जो कि एक लो पास फिल्टर बोला जाता है इसको। कई सारे लोग आपको इसको जोबल नेटवर्क भी बोल देंगे। जोबल नेटवर्क वो होता है जिसके साथ में एक इंडक्टर भी लगता है। ये यहाँ पे होता है एक तरीके सा लो पास फिल्टर, क्योंकि जब ये ट्रांजिस्टर हमारे इतना सारा एम्पलीफिकेशन करते हैं, इतना सारा प्रोसेसिंग करते हैं, तो आउटपुट पे जो मिलने वाला सिग्नल है उसकी फ्रिक्वेंसी भी बूस्ट हो जाती है,
ठीक है। तो इस फ्रिक्वेंसी को सेम टू सेम इनपुट की फ्रिक्वेंसी के बराबर करने के लिए यहाँ पे ये जो लो पास फिल्टर लगाया गया है ये हाई फ्रिक्वेंसी को ग्राउंड कर देता है और जो हमने इनपुट में सिग्नल दिया था वैसे की वैसे फ्रिक्वेंसी आगे आउटपुट में पार कर देते हैं। तो और उसके बाद में साथियों यहाँ दो ट्रांजिस्टर आपको हो रहे हैं, देखिए एक ये वाला ट्रांजिस्टर है, एक ये वाला ट्रांजिस्टर जो कि VI लिमिटर की तरह काम करते हैं। इस ट्रांजिस्टर का काम ये है कि अगर इधर की साइड में सारे ट्रांजिस्टर 6 या 7 ट्रांजिस्टर हैं, ये सारे के सारे ट्रांजिस्टर मिलके अगर इसको सारे ट्रांजिस्टर मिलके कितना करंट फॉलो कर रहे हैं और उस कंडीशन के अंदर अगर इस ट्रांजिस्टर से ज़्यादा करंट फॉलो हो रहा है तो ये ट्रांजिस्टर सेंस लेके और आगे ड्राइवर ट्रांजिस्टर को एक तरह की फीडबैक करवाता है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रंग रंगीला हो गया, मैं सोचता हूँ इसको थोड़ा सा क्लीन करके उसके बाद में अगर आप लोगों को समझाऊँ तो आपको ज़्यादा थोड़ा समझ में आएगा। तो थोड़ा सा अपने यहाँ पे इसको मिटा के थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, जिसके थ्रू आपको ये दो जो ट्रांजिस्टर उसके बारे में आपको थोड़ा सा आसानी से समझ आएगा। इतना कि मैं यहाँ पे मिटा लेता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पे ये सेंस करेगा जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ये देखिए अभी हम लोग इस वाले सेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा। ये ट्रांजिस्टर साथियों, ये ट्रांजिस्टर क्या करता है, इन ट्रांजिस्टर की पहचान ये होती है कि इसका जो एमीटर है दोनों का स्पीकर लाइन के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। ओके, और इसका जो बेस है वो डायरेक्टली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस से होके और जो आउटपुट का ट्रांजिस्टर है उसका डायरेक्ट एमीटर से जुड़ा हुआ रहता है। अभी इसका जो ट्रांजिस्टर का बेस है वो आउटपुट में जो लगी हुई रेजिस्टेंस रहती है ना E5, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस यानी उस रेजिस्टेंस के अंदर से बहने वाले करंट को सेंस करता है ये, ठीक है। एमीटर से तो ये यहाँ पे वोल्टेज भी चले जाएंगे और इससे जो बहने वाला करंट है इसका जो कितना करंट है उसको इसकी बेस को सेंस मिलेगा। तो जैसे इसकी बेस को अगर इस रेजिस्टेंस से ओवर करंट ड्रॉ होता है तो जैसे ज़्यादा करंट जाएगा तो यहाँ के कुछ वोल्टेज भी ड्रॉप होंगे। तो जैसे अगर वोल्टेज भी ड्रॉप होते हैं तो ये वाला ट्रांजिस्टर के ऊपर भी वो करंट जाएगा, जिससे यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर ये हमारा ऑन होएगा उस कंडीशन में। जैसे ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो ये क्या करता है, यहाँ से जाने वाला नेगेटिव सिग्नल इस ट्रांजिस्टर पार होके यहाँ पे इस डायोड के पास में आ जाता है। अपने को पता है कि जब ये कंडीशन उस समय होगी जब एम्पलीफायर चालू कंडीशन में चलता है और ओवर तक जाता है, क्योंकि आउटपुट के अंदर तो इस प्रकार से अपने को सिग्नल मिलेगा ही AC का, तो नेगेटिव सिग्नल यहाँ से जाएगा, यहाँ पे जाके यहाँ पहुँचेगा और ये जो 4148 है इसे बोला जाता है सिग्नल डायोड। ये उस सिग्नल को रेक्टिफाई करके किस में कर देगी, DC में कर देगी, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव जा रहा है। अब इस जगह पे हमें 1 वोल्टेज पॉजिटिव रहता है स्टार्टिंग में। अब जैसे जैसे अगर हम एम्पलीफायर को चलाते हैं और ये ट्रांजिस्टर वर्किंग करते हैं तो वहाँ पे उस समय क्या होता है कि यहाँ के जो वोल्टेज है 1 वोल्टेज ये भी कुछ इंक्रीज होते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं ना। जैसे जैसे अगर आगे आउटपुट के अंदर लोड जाता है तो उस कंडीशन में क्या करता है कि ये जो 4148 है यहाँ से जो विपरीत पोलरिटी का वोल्टेज आता है जो इस वोल्टेज को ज़्यादा बढ़ने नहीं देता, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इधर से जाने वाला नेगेटिव है। जब भी कभी ओवर ड्राइव होता है और वहाँ पे ड्राइव वोल्टेज और ज़्यादा बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उस समय ये वाला ट्रांजिस्टर उसके वोल्टेज को काटने की कोशिश करता है। जैसे वो वोल्टेज काटेगा तो इनके ऊपर जो ट्रांजिस्टर के ऊपर बायसिंग का जो यानी कि ज़्यादा ऑन होने का जो लोड पड़ रहा है वो लोड क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। जैसे कंट्रोल होएगा तो आउटपुट अपने आप ही कंट्रोल होएगी। सेम देखो पॉजिटिव की साइड में NPN लगा रहेगा और नेगेटिव की साइड में PNP लगा रहेगा, सेम अरेंजमेंट रहता है इसी डायोड से होके आगे। अब ये जो दोनों ट्रांजिस्टर का जो नेटवर्क है इसको बोला जाता है VI लिमिटर। क्या बोलता है, VI लिमिटर। VI लिमिटर का मतलब साथियों वोल्टेज और करंट को लिमिट करना। और चाहे आप दूसरी भाषा में समझने की कोशिश करो तो आप ये भी कह सकते हो कि ये हमारा एक ओवरलोड यानी कि एम्पलीफायर को ओवरलोड से ये बचाने की कोशिश करता है। तो ये जो एम्पलीफायर है कुछ इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। और इसमें से जब भी अगर आप कभी रिपेयर करते हो इस एम्पलीफायर में कहीं अटकते हो तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन होती है कि इसके जो कनेक्शन है उसके अंदर लोग गलती करते हैं। सबसे बड़ी गलती मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरफ की कर देते हैं। कई बार लोग ये BC558 है ना, इसकी जो बेस का ये 22K के रेजिस्टेंस के बाद में इसमें बहुत बार गलती कर देते हैं कि ये लगनी चाहिए यहाँ पे इस वाले ट्रांजिस्टर की साइड में। कई बार ये वाली वायर वो डायरेक्ट स्पीकर लाइन वाली साइड में लगा देते हैं, तो उस चीज़ में कुछ लोग इसमें गलतियाँ कर देते हैं। वायरिंग के अंदर कुछ लोग इसके अंदर गड़बड़ कर देते हैं। वो चीज़ें आप लोगों को सारी की सारी मेरे इस डायग्राम के थ्रू
क्लियर हो जाएगी, क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ पे 2073 की एमीटर से जो जाएगा 5200 की बेस पे जाएगा जो पॉजिटिव की तरफ लगा हुआ है, और 940 के जो कलेक्टर से जाएगा वो उस साइड में जाएगा कि जो नेगेटिव की तरफ 5200 ट्रांजिस्टर लगे हुए वहाँ पे। BC 547 की जो बेस है 22K की रेजिस्टेंस से वहाँ पे जाएगा जिधर नेगेटिव की साइड के ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ में, और वहीं पे BC 547 का जो बेस है वो 10K की रेजिस्टेंस से वहाँ जाएगा, वो डायरेक्ट ट्रांजिस्टर के एमीटर से जुड़ा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। और एक इसके ऊपर जो स्पीकर लाइन है जो फीडबैक वो आपकी इस 47K की रेजिस्टेंस से होते हुए इनपुट में चली जाएगी। कुछ एक लाइन यहाँ पे ग्राउंडिंग की रहेगी, और यहीं से एक जंपर लगता है जो आप आगे आपका VI जो इंडिकेटर वाला जो एरिया रहता है उसके ऊपर सिग्नल देने के लिए। अब इसके बाद में हमारा एक ट्रांजिस्टर और बचा हुआ साथी है जो ये वाला ट्रांजिस्टर, इसके बारे में हम लोग और जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों है। ये जो ट्रांजिस्टर हमारा ये रहता है, अगर एम्पलीफायर हमारा ओवर टेम्परेचर पे चला जाता है, ठीक है, तो उस ओवर टेम्परेचर को बचाने के लिए, ठीक है, जिसे हम OTP भी कह सकते हैं, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन को बचाता है। जैसे ओवर टेम्परेचर में जाता है तो एम्पलीफायर क्या करता है, ऑडियो को म्यूट कर देता है। इसकी कहानी हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है टेम्परेचर, यहाँ पे लगी हुई होती है एक टेम्परेचर की LED, उस LED के साथ में ये यहाँ पे कनेक्टेड रहता है पहले। अब इस वाले ट्रांजिस्टर के एमीटर पे लगा हुआ ग्राउंड, और कलेक्टर जो है ये डायरेक्ट ऑडियो के साथ में जुड़ा हुआ है। जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहता है तो ऑडियो आगे ट्रांजिस्टर की तरफ चला जाता है, ठीक है। अब ये ऑफ कैसे रहता है, देखिए ये जो 24 वोल्ट की इसकी सप्लाई है 2K के रेजिस्टेंस से आगे पार होगी, यहीं पे 1K के रेजिस्टेंस से होते हुए 41-48 से होते हुए इस वाले ट्रांजिस्टर की बेस तक पहुंचती है, ठीक है। अगर ये सप्लाई यहाँ से होते हुए इसकी बेस तक पहुंचती है तो ये ट्रांजिस्टर होता है ऑन। अब ये पहुंचेगी कैसे, देखो इस ट्रांजिस्टर के ऊपर पहुंचने वाली सप्लाई को के लिए रोकने के लिए एक पहले स्विच लगाया गया रहता है। वो स्विच से होता है हमारा जो थर्मिस्टर लगा होता है जो आउटपुट के हीट सिंक के ऊपर कसा हुआ रहता है, वो पहले होता है शॉर्ट। जब वो शॉर्ट होता है तो ये वाला ग्राउंड यहाँ से होके इस थर्मिस्टर से होके इस लाइन के ऊपर यहाँ पे ग्राउंड पहुंचा होता है। जब यहाँ पे ग्राउंड होता है तो जो इधर से सप्लाई आ रही थी वो सप्लाई ग्राउंड हो जाती है, आगे ट्रांजिस्टर की बेस तक नहीं पहुंचती, जिससे ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में रहता है। जैसे ये थर्मिस्टर यहाँ से ओपन हो गया, जैसे ओपन हो गया तो यानी कि यहाँ से ग्राउंड कट हो गया। जैसे यहाँ से ग्राउंड कट जाता है तो यहाँ से वोल्टेज है जो ये वोल्टेज यहाँ से आके इस ट्रांजिस्टर की बेस के ऊपर 1.5 वोल्टेज के लगभग पॉजिटिव पहुँच जाता है, तो ये ट्रांजिस्टर वहाँ पे हो जाता है ऑन। जैसे ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो ये जो यहाँ पे 1K के रेजिस्टेंस के बाद में जो ऑडियो था वो यहाँ से होते हुए ये ऑडियो हो जाता है ग्राउंड, तो ऑडियो यहाँ से हो जाएगा म्यूट। और एम्पलीफायर में टेम्परेचर की LED कैसे ग्लो करेगी, क्योंकि यहीं से जो वोल्टेज आ रहा था 2K की रेजिस्टेंस से होते हुए यहाँ से होकर इस LED को वो वोल्टेज पहुँच जाएगा। क्योंकि जब तक ये थर्मिस्टर शॉर्ट था तो LED को डायरेक्ट ग्राउंड पहुँच रहा था, अब थर्मिस्टर ओपन हो गया तो LED को क्या पहुँच जाएगा, पॉजिटिव सप्लाई। तो ये LED आपके टेम्परेचर की ग्लो करने लग जाएगी, ये ट्रांजिस्टर ऑडियो को म्यूट कर देगा, और एम्पलीफायर जो हमारा उस समय टेम्परेचर को इंडिकेट करेगा। कुछ देर के लिए टेम्परेचर पे रहेगा, जैसे वो अपनी नॉर्मल स्थिति में आएगा तो जो टेम्परेचर की LED वहाँ पे, क्योंकि वापस ये आपस में शॉर्ट हो जाएगा थर्मिस्टर, यहाँ पे ग्राउंड आ जाएगा, LED बंद हो जाएगी, ट्रांजिस्टर बंद हो जाएगा, ऑडियो दोबारा से इसके अंदर चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो अपना एम्पलीफायर है, इस प्रकार से ये टोटल इसका जो डायग्राम के थ्रू मैंने समझाया भी ऐसे ऐसे करके ये काम करता है। अगर साथियों आप लोग चाहते हो कि इस एम्पलीफायरों के सर एक एक फॉल्ट के बारे में हम लोग बताओ, तो मैं आप लोगों को इसके एक एक फॉल्ट के बारे में भी बता दूंगा। इसके फॉल्ट की जो वीडियो है वो हमारा एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है नवनीत डीजे रिपेयरिंग के नाम से, आप प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने का कोई चार्ज नहीं है उसका, उसमें और भी आपको बहुत सारे सिलेबस मिल जाएंगे। उसके अंदर आपको स्ट्रेंजर का जो है वहाँ पे कोर्स भी मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको प्रत्येक तरह के फॉल्ट वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा भी हम लोग जैसे जैसे YouTube के ऊपर भी आप लोगों को इसके फॉल्ट से संबंधित भी कई सारी जानकारी देंगे। तो जो फॉल्ट का वीडियो है वो हम नेक्स्ट टाइम इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि अभी तो इसका डायग्राम है। नेक्स्ट टाइम जो इसका बोल्ड है उस बोल्ड को मैं सामने रख के और उसके अंदर आपको प्रत्येक तरह के आपको फॉल्ट बताऊंगा कि किस कंडीशन के अंदर अगर कोई फॉल्ट आता है तो हम कौन सी चीज़ को चेक करेंगे, और किस स्टेज की वजह से अपना जो आउटपुट में DC आना शुरू हो जाती है, या एम्पलीफायर शॉर्ट की कंडीशन में रहता है, एम्पलीफायर में कभी आवाज़ फटना कभी कुछ, वो सारी की सारी चीज़ हम लोग इसके थ्रू क्लियर कर लेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट जरूर करना,
और इसके अलावा भी मैं आपको, एक भाई ने कमेंट किया था कि सर आहूजा की UB 800 के बारे में आप ज़रूर बताना। उस भाई को भी ये अगर वीडियो देख रहे हो तो मैं ज़रूर उसके बारे में मैं आपको डीपली समझाऊंगा पूरा इसी तरीके से। बस आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने शायद ये वीडियो तो पूरी देख ली, लेकिन आप लोगों ने नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना पहला, अगर आप पुराने हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पूरा वीडियो देखने के बाद में आप लोगों ने शेयर करना है इस वीडियो को। ऐसा नहीं कि आप लोग देख के और वहीं रुके रहो। जो भी आपके कोई व्हाट्सएप ग्रुप है इधर उधर, इसको शेयर जरूर करो, क्योंकि जो आप शेयर करोगे उससे हमें कुछ और आगे वीडियो बनाने की एनर्जी मिलती है, क्योंकि हमें भी ऐसा होता है ना कि भी अपना चैनल भी ग्रोथ कराएं। तो इस तरीके से हम और आप मिलके चलेंगे। आपको मैं गारंटी लेता हूँ कि पूरा यहाँ पे ये जो अपने 60 वाट के डेक से लेकर ना आपको 2K2 वाले जो एम्पलीफायर है, जिनको सिखाने के लिए लोग 10, 15, 20 हज़ार रुपये ले रहे हैं ना, वहाँ तक मैं आपको इस चैनल पर आपको फ्री फंड में ही सिखा दूंगा। क्योंकि वहाँ तक आप सीखने के बाद में अगर चाहे आप मेरा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हो चाहे ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करते हो, तो वहाँ से भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको बात और कहता हूँ, जो मैंने यहाँ पे वीडियो बनाने का मेरा मकसद है, ये वीडियो मैंने किसी की भावना को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं बनाया, ये मैंने मेरी काबिलियत आप लोगों को दर्शाने के लिए दिखाया है। क्योंकि इससे पहले मैंने आज तक कभी भी जो YouTube चैनल के ऊपर कोई ज़्यादा नॉलेज वाली जो वीडियो है वो नहीं प्रदर्शित करी थी। लेकिन अभी मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफलाइन ट्रेनिंग लेने के लिए जो नए लोग आ जाते हैं वो भटक जाते हैं, उन लोगों के लिए कि कम से कम जो आने वाला आदमी है वो यहाँ तक तो कंप्लीट करके आए, तो जिससे आगे उसको और जो एम्पलीफायर एडवांस लेवल में जाने के लिए आसान हो जाएगा। नहीं तो स्ट्रेंजर का एम्पलीफायर करना नहीं आता और यहाँ पे आने के बाद में क्लास H के, TD के, क्लास D के उन चीज़ों के वो सपने देखेगा, तो भैया वो इतने जल्दी सपने पूरे होने वाले नहीं हैं। वो तभी होंगे जब लोग आप इन चीज़ों से पास हो जाओगे, इन चीज़ों से आगे निकल जाते तो होते हैं। नहीं तो बाद में आदमी अपना रोता रहता है, उससे कोई मतलब वाली बात नहीं है कि किसी के ऐसे फजूल में पैसे भी ना लगे, क्योंकि पैसा बड़ा मुश्किल से कमाया जाता है और कहीं पर अगर हम लगा के आ जाते हैं, देखो मैंने अगर मेहनत करी मैं तो पैसा लूँगा, और अगर मान लो कोई आदमी अपने ज़बरदस्ती आ जाता है अपना ये ओवर कॉन्फिडेंस सोच के कि चलो यार चलते हैं, और वहाँ से सीख के आकर मतलब अपनी शॉप खोलेंगे। कई बार लोग क्या होता है, सीखने का जो टारगेट है वो इसे ये लेके चलते हैं कि हमने किसी को फेल करना है, और वो किसी के पास में रिपेयर करवाने के लिए जाते करते ना, तो वहाँ पे उन टेक्नीशियनों के साथ में उनकी लाग डाट हो जाती है। या तो सोचते हैं कि यार पैसा ज़्यादा ले लिया, भाई इतने साल से काम करा बेचारा, पैसा तो लेगा, उसने मेहनत करी है। वो ये थोड़ी जानता है कि रात को 2-2 बजे तक लगे रहते हैं रिपेयर करने में। सीजन जब होता है तो पैसे तो वो अपने हक के ले रहा है, कोई टेक्नीशियन ले रहा है तो बड़ी सी बात यह है कि कई बार लोग उनको ऐसा करने में होता है, ऐसी भावना लेके नहीं। जो आदमी सही भावना लेके आता है, चाहे वो ऑनलाइन सीखे चाहे वो ऑफलाइन सीखे, उसको उसका रिजल्ट 100% मिल जाता है। तो मेरा कहने का भाव यही था कि मैंने ये वीडियो किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया है। ये जो मैंने वीडियो बनाया है इसका मेरा मकसद यही है कि मैं जो मेरा टैलेंट, जो मेरी काबिलियत है वो मैं आप लोगों के सामने दिखाऊं, प्रदर्शित करूं, क्योंकि यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हर आदमी अपना हुनर दिखा सकता है। तो साथियों, आज की वीडियो यहीं तक की है, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। थैंक यू।